शांति दूत को शैतानी धमकी दी गई है। दरअसल दलाई लामा 1 अप्रैल से नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव में जाने वाले हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर, और इसी दौरान उल्फा की तरफ से उन्हें धमकी मिली है कि अगर उन्होंने चीन के खिलाफ कुछ बोलने की हिमाकत की तो इसका जो नतीजा होगा वो बहुत गलत हो सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ये धमकी वाकई उल्फा की तरफ से है या चीन उल्फा के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। चीन इस तरीके की धमकी आखिर देकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? इस मैसेज को भारत सरकार को किस तरह से लेना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आज इसी मसले पर हम एक चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं बीडी मिश्रा जी के पास अब आना चाहूँगी। बीडी मिश्रा जी, अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में उल्फा की पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। क्या अभी वो उसी तरह जैसे 30 साल पहले जो उनकी स्थिति थी आज के वैसी स्थिति है? क्या उल्फा आज भी आधार के साथ है या धीरे धीरे आधारहीन हो रहा है और यही वजह है कि वो चीन की तरफ रुख कर रहा है, चीन का सपोर्ट ले रहा है? देखिए, कोई भी आतंकवादी संगठन हो या कोई भी इंसर्जेंट हो, अगर उनको लोकल सपोर्ट है तो शायद उनकी पोजीशन अच्छी रहेगी। लेकिन असम में लोकल सपोर्ट धीरे धीरे बीन आउट हो रहा है। आपको यह भी मैं बता दूं कि अभी असम में दूसरी गवर्नमेंट हो गई है, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। जो सियासत की एक कमी थी, सियासत की वजह से सब चीज़ें हो रही थी, शायद उस पर पूरा देश अब कंसंट्रेट कर रहा है। यह भी समझ रहा है कि भाई सियासत और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों साथ में नहीं चल सकती हैं, एक बात। दूसरा, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जो मैंने कहा पहले कि अगर उनका इंटरनल सपोर्ट है तो शायद वो फलेंगे फूलेंगे, शायद वो प्रॉस्पर करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ उनकी दो और स्ट्रेटजी होती है। एक स्ट्रेटजी ये होती है कि बाकी जितने आतंकवादी संगठन उनसे मिलो, उनसे म्यूचुअल सपोर्ट रखो, म्यूचुअल कोऑपरेशन करो, और कोई भी फॉरेन पावर जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है उसे सपोर्ट ले लो। तो चाइना एक रेडीमेड है, क्योंकि नगाज जब नागालैंड में 1964, 65 और 63, 62 जब वहाँ पर ये इंसर्जेंसी थी, और मैं उस वक्त वहाँ पर नागालैंड में ऑपरेट कर रहा था 63, 64 में, तो इनके दस्ते चीन जाते थे, हथियार लेके वापस आते थे। बिल्कुल, ये तो तब से इनकी पॉलिसी है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी लेनी होगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिग्जोशी लाकर साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दिग्जोशी लाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है, जिस तरीके से एक स्ट्रेट धमकी दी गई है, एक लेटर के थ्रू जो धमकी दी गई है दलाई लामा के इस दौरे को लेकर, अगर मैं वहाँ के अभी वर्तमान जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी बात करूँ, किस तरीके से लिया जा रहा है? वहां की सरकार हो या वहां का प्रशासन हो, किस तरीके से ले रहा है इस खबर को? नवनी जी, शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार उल्फा जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, अभी इंडिपेंडेंट नाम से जाना जाता है, 1979 7 अप्रैल को जन्म हुआ था। और तब से जब भी हम लोग देखे धर्मगुरु दलाई लामा काफी बार आ चुका है, अरुणाचल का दौरा किया है, आसाम का दौरा किया है, उल्फा ने कभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। पहली बार उल्फा का जो अभी का प्रेसिडेंट है, सभापति है डॉक्टर अभिजीत असम ने कल उन्होंने ईमेल के द्वारा ये पुष्टि किए थे। उन्होंने वहां पर कुछ टिप्पणी लगाया। पहली बात तो बोला जैसे 1959 में जब दलाई लामा तवांग से होके तेजपुर में होके इंडिया में आए थे, तो वो इस चीज को याद रखते हुए उन्होंने पहली बार बताया कि भारत सरकार अभी भी जो साउथ चाइना, जिसका साउथ तिब्बत, जिसको चाइना में नानझांग करके जानते हैं, वो अपना कब्जा में करके रखा है। उसका अलावा भी उन्होंने बताया, कुछ जो स्टैटिस्टिक्स दिया है, जैसे कि 1951 में तिब्बत को चाइना का हिस्सा बताया था, और उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेफा के ऊपर जो मतलब अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा करके डालते थे, जो अपना महमूद आलम साहब और मृदुल मिश्र साहब को भी काफी ज्यादा जानकारी होगा, तो उसका ऊपर उन लोग ने कब्जा जमाया। उसके बाद उन्होंने और रेफरेंस में बताया कि 1914 में जो शिमला कन्वेंशन में तिब्बती
जो उस समय के प्रतिनिधि थे वो लोग ब्रिटिश सरकार के साथ मिला के जो मैकमोहन लाइन थे उसको मान लिया था। तो उनका कहना है जो तवांग चाइना का ही पार्ट है। पहली बार ये उल्फा का जरा पहली बार बोल रहा है। और एक बात बोल रहा है जो हिस्टोरिकल लगी, चाइना का जो यूनान प्रोविंस है उसका एक जगह के नाम खाम है। तो जो असम का नाम है उन लोग का कहती है कि खामती ट्राइब के सबसे खाम वहां से असम का सब मतलब ये हुआ। तो उन्होंने कहा है कि असम के लिए उल्फा स्वाधीन असम के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप असम दौरे में आ रहे हैं तो मतलब ऐसा मत टिप्पणी कीजिए जिससे चाइना नाराज हो चुके हैं और चाइना अभी भी ठीक है। दिग्जोशी जी आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। मैं महमूद आलम साहब के पास आऊंगी। महमूद आलम साहब, ये जो बात आ रही है पहले भी हमने देखा है कि पहले जो एक्चुअली झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था, क्षेत्र विवाद है, ये सीधा झगड़ा वहीं से है। मैकमोहन लाइन को पहले तो जैसे कि अभी दिग्जोशी जी कह रहे हैं कि एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में 1962 में जिस तरह से झगड़ा हुआ उसे डिनाई भी कर दिया। आज जो स्थिति बन रही है उस समय के जैसे कि अभी दिग्जोशी जी कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि पहले उल्फा ने कभी इस तरह से एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी उल्फा का सामने आकर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देना, ये कहना उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बात में चाइना को सपोर्ट कर देना, ये दरअसल क्या दर्शा रहा है सीधे तौर पर? ये कितना ये बीडी मिश्रा जी साहब ने बहुत अच्छा इसका उल्लेख किया कि उल्फा का सपोर्ट जो है वो हल्के हल्के वहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है। और अब वो जो अपने कदम जमाने के लिए तो वो क्या कर रहा है कि जो और टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वहाँ पे उनकी वो मदद ले सकता है। अब वो दूसरे ये भी देख रहे हैं कि उसे चाइना की मदद लेनी है या चाइना उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। जैसे हम आपसे पहले ही बोल रहे हैं कि वो देखिए चाइना की एक ही पॉलिसी है कि इंडिया को किस तरीके से जो है कमज़ोर करो, क्योंकि इंडिया फ्यूचर में एक बहुत बड़ी पावर बनने वाला है। तो एक तरफ तो वो कश्मीर में पाकिस्तान के ज़रिए करवा ही रहे हैं, दूसरे देखिए अगर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आतंकवादी संगठन जो है उनको जो है नॉर्थ ईस्ट में चाइना से मदद मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अगर आप हालात देखें, आसाम में देख रहे हैं आप क्या हालात हैं, वहाँ इमिग्रेंट्स का जो है बांग्लादेश से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बोडोलैंड की प्रॉब्लम है, उसके अलावा वहाँ पे एथनिक जो कुकीज़ और नागास और फिर मणिपुर और नागालैंड एकॉर्ड क्या क्या है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। और ये जिस तरीके से ये दलाई लामा जी का जो आपका दौरा शुरू हो रहा है, तो इसमें हो सकता है कि वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे गड़बड़ करने की। उल्फा की बात आप मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एंड अभी हमारे पास कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। वो जैसे बीडी मिश्रा साहब बोल रहे थे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमको लेके चलना पड़ेगा, मल्टी प्रोंग एक्शन लेना पड़ेगा उसको। दिग्जोशी जी के पास चलना चाहूंगी, फिर मैं बीडी मिश्रा जी के पास आऊंगी। दिग्जोशी जी, अब जैसे कि अब जो तस्वीर बन रही है, महमूद आलम साहब भी यही कह रहे हैं कि दरअसल उल्फा आधारहीन हो चुका है। उसे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये जो एक जो तस्वीर सामने आई है, एक जो लेटर दिया गया है धमकी भरा, ये अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप वहां स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्या वाकई जो इस वक्त जो उग्रवादी संगठन है वो पूरी तरीके से बेसलेस हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, और उसी बेस को दोबारा वापस लेने के लिए उन्होंने चीन का सहारा लिया है? या अगर वो सहारा ले भी रहे हैं तो क्या उनको वो सपोर्ट, खास तौर से मैं नॉर्थ ईस्ट के लोकल्स की अगर बात करूं, क्या उनको वो सपोर्ट मिल पा रहा है, मिल पाएगा, जिसकी वजह जिसकी उम्मीद लगाए या उग्रवादी संगठन बैठे और ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? लोगों की सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आए तभी जो नॉर्थ ईस्ट जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, अभी ईस्ट पॉलिसी बन गया। उसके बाद काफी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि म्यांमार के साथ इंडिया संपर्क। और दूसरी बात चाइना में उल्फा का जो कमांडर इन चीफ परेश बरुआ फिलहाल यूनान प्रोविंस में है, और इसलिए चाइना इस तरह के स्टेटमेंट के जरिए का मतलब थोड़ा सपोर्ट और लेने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उल्फा का जो ग्राउंड रियलिटी जो
ग्रासरूट में ताकत था, वो ताकत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए ये चीज को कर रहे हैं। और दूसरी बात, म्यांमार में जो और इस बीच ये भी बता दें, दरअसल ये वही लेटर है जो सीधे तौर पर दलाई लामा को लिखा गया है। इसमें धमकी भरी जो बातें हैं उसी पर आज हम जिक्र कर रहे हैं। जी दिग्जोशी जी। हेलो जी 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 लाकर साहब, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है म्यांमार के साथ पिछले 2 साल में हम लोग देखे तो अच्छा संपर्क हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। इवन जो NSN खापलांग के खिलाफ ऑपरेशन किया है म्यांमार के अंदर जाके इंडियन आर्मी सोल्जर, और तो उल्फा का भी बेस कैंप है म्यांमार। और सबसे बड़ी बात है जो म्यांमार में जो अभी नेचुरल गैस एंड ऑयल जो एक्स्ट्रा करके ब्रिटेन हो, चाइना हो, इंडिया हो, सबका मतलब बेसिकली ऑल आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट थिंग्स। सो उसको लेके भी ये है। तो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि डॉक्टर अभिजीत असम जो बेसिकली प्रेसिडेंट है, वो एक रिनाउंड डॉक्टर, असम इज NRI, बेसिकली इज ए डॉक्टर फ्रॉम असम बट स्टेज इन लंदन। और वो काफी बार यूएन पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ये सब में असम की जो प्रॉब्लम है, असम की जो पहले समस्या थे उसके बारे में काफी वो बात रखे हैं। तो इसीलिए अभी जो जब भी धर्मगुरु दलाई लामा आ रहा है, 3 दिन दौरे में आ रहा है, 1, 2, 3 तारीख असम में रहेंगे, उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन अरुणाचल तवांग में रहेंगे। तो इस समय ये इशू थोड़ा करके चाइना की तरफ से कुछ मदद लेने के लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बीडी मिश्रा जी, ये जो एक कोशिश की जा रही है, बार बार एक सवाल उठता है कि अगर हम उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अगर हम मुख्य धारा में ले आते हैं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे नाम फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन महीने 1.5 महीने पहले खास तौर से हम यहीं पे एक चर्चा कर रहे थे और एक खास वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उल्फा में, और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से वो गलत कामों में भी लिप्त रहे। उन्होंने सीधे डायरेक्टली ऑन स्क्रीन ऑन एयर ये बात बताई। लेकिन अब वो वहाँ पर उन्होंने मंत्रालय भी संभाला, वो मंत्री भी रहे, और अभी वहाँ से उन्होंने कहा कि वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नाम मुझे अभी इस वक्त नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जो एक शुरुआत थी, उन्होंने कहा शुरुआत हो चुकी है, लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। आज जो एक लेटर जाता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की तरफ से, परेश बरुआ जिसका चीफ है, क्या ऐसा तो नहीं है, एक और तो कहा जा रहा है कि उल्फा अपनी धमक दिखाने की कोशिश करना चाह रहा है, अपने आप को फिर से वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, उल्फा के तमाम लोग, या सिर्फ इंडिविजुअली अगर मैं परेश बरुआ की बात करूं, क्या परेश बरुआ का ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है जो इस तरीके की धमकियां दी जा रही है? क्योंकि उल्फा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं। अलग बात है। हाँ। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो नागालैंड की कर रही हैं, और नागालैंड में जब नागा प्रॉब्लम चल रही थी और आइसक सू उसके हेड थे, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी वहाँ गए और तमाम लोग और गए और समझौता हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तमाम लोग उनको मौका मिला कि वो आके इलेक्शन लड़ें। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि अंडरग्राउंड थे और उनके ऊपर कोई खास केस नहीं थे, और कोर्ट ने उनको बरी किया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद वो MLA हो गए, बाद में कुछ लोग MP भी हो गए और मिनिस्टर भी हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एकाएक नहीं हो सकता है। आप परेश बरुआ को ये नहीं प्रॉमिस कर सकती हैं कि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगी और आप आ जाओ और आप ये छोड़ दो। पहली बात तो वो करेगा नहीं, दूसरी बात ये ऑफर नहीं हो सकता है। ये सिचुएशन बिल्डअप तब होती है जबकि जो मिलिट्री ऑपरेशन है काउंटर इंसर्जेंसी का, ये इस लेवल तक पहुंचता है कि इंसर्जेंट ये समझता है कि अब हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल है। जब वो ये समझता है कि हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल है, और 2 वजह से समझता है, एक तो उसको आर्मी चेज कर रही है और दूसरा जनता यह कहती है कि हमको बड़ी तकलीफ है, हम इनको नहीं सपोर्ट करेंगे। तो जब लोकल सपोर्ट खत्म हुआ, आर्मी का प्रेशर हुआ, तब ये लोग अंडरग्राउंड आते हैं। परेश बरुआ चूंकि वो थिन आउट हो गया है, अब कोई वो अहमियत नहीं रखता है जनता के लिए और इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, तो उसको ये ऑफर नहीं दिया जा सकता। एक बात। दूसरा, ये जो चिट्ठी की आप बात कर रही हैं, आप ये समझिए कि कोई भी इंसर्जेंट है, उसका एम ये होता है कि मैं सुर्खियों बना रहूं, मैं लाइमलाइट हिट करता रहूं, मेरी हेडलाइन बनती रहे। अब इसके लिए सबसे
सबसे जो आसान चीज है वो ये है कि भाई दलाई लामा एक इंटरनेशनल फिगर है, ये नोबल लॉरिएट है, ये इंडिया के एक गेस्ट ऑफ यहाँ पर उनको शरण दी गई है, इनका स्टेटस वर्ल्डी स्टेटस है, चीन इनका विरोध करता है और ये नीफा जा रहे हैं। नीफा में चीजें काफी स्ट्रीमलाइन नहीं है, असम में प्रॉब्लम है क्योंकि वहां बोडो है, ये है वो है। तो इनको सबसे आसान तरीका है लगा चिट्ठी लिख दो कि भाई ये आएंगे तो खतरे में रहेंगे, हम इनका विरोध करते हैं। चीन के खिलाफ अगर आपने कुछ कहा तो आपके लिए और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर यह भी कहो कि भाई आप ये भी नहीं कहेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो लाइमलाइट में आ गया, दूसरा ये इंडिकेट कर रहा है कि चीन का हमको टोटल सपोर्ट है। ये चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है परेश बरुआ के लिए है। आप ये समझिए कि इसमें परेश बरुआ उसका जो स्टेटस है वो अपना ऊपर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको चीन का पूरा सपोर्ट है। लगता ऐसा है कि जिन जिनपिंग इसके पीछे खड़े हैं, बेटा तुम ऐसा बोलो, ये सिचुएशन नहीं होती है। और आज के दिन में ये मानना पड़ेगा कि हमको हर चीज में, हर तमाम फ्रंट पर, मैं आपको 8 फ्रंट बता दूं जहां पर जैसे साउथ चाइना सी है, इसमें अपोज करने के लिए हम जापान के साथ भी हैं, हम फिलीपींस के साथ भी हैं, वियतनाम के साथ भी हैं। तो ये है। दूसरा सिंकियांग प्रोविंस, जैसे बलूचिस्तान का मामला है वैसे युगिर्स का है वहां। हमको यह भी कहना चाहिए कि भाई देखो बात सही है, हमारी तमाम जनता कह सकती है कि भाई युगिरों को आप स्पेयर करो, वहां आपने पूरा। लेकिन उइगर नेता जब आ रहे थे तो फिर किस तरह से कैंसिल किया गया ये भी हमने देखा। नहीं देखिए वहां पर पूरा उन्होंने डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर दिया। 1995 में मैं तिब्बत गया था, आपको शायद ताकलाकोट एक जगह है, वो इंडिया के बॉर्डर्स लगी हुई है, यह पहला टाउन है। और ताकलाकोट में इन्होंने, मैंने जिस गाड़ी में बैठा उसमें एक कैप्टन था, चला रहा था, उसने गले में जो चेन पहना था, टेलिस्मैन था, वो माओ त्से-तुंग का था, डैगर लिए हुए था। वहां पर एक मैं मॉनेस्ट्री में गया, उस मॉनेस्ट्री में उस वक्त बड़ी सी मॉनेस्ट्री है, तो इनकी जो वो व्हील होती है जो, उसमें सिर्फ एक बुढ़ा था जो कि व्हील को टर्न कर रहा था, कोई था कल्चरल असॉल्ट। तो ये चाइना की जो पॉलिसी है कल्चरल असॉल्ट की, वो युगिर्स के साथ है। हमको वो भी मिलिट्री प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर हमने ध्यान देना चाहिए, यूएन सीट के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी हमको ठीक करनी चाहिए और डायलॉग भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये वही मल्टी प्रोंग एक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये तमाम ये तरीके हैं जो अपनाए जाने चाहिए, लेकिन किस हद तक अपनाए जा रहे हैं ये भी समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि यह सरकार काफी ठीक रास्ते पर है। दिग्जोशी लाखर जी, असम की अगर खास तौर से बात करें, सरकार बदली, जब बदली हुई सरकार आई तो बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद की गई। क्या आप अभी हालात देख पा रहे हैं कि वाकई जो वर्तमान सरकार है, जो नई सरकार आई और बदले हुए माहौल में आई, बदले हुए परिवेश में आई, उसको जनता का पूरा सपोर्ट है? वो वाकई जो ये उग्रवादी संगठनों से जो खात्मे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो उसको अंजाम तक पहुंचा पाएगी? आप क्या ऐसा देख पा रहे हैं? लवनी जी बिल्कुल, क्योंकि जो नया सरकार है, जो परिवर्तन की लहर से आए हुए हैं, और पहली बार भाजपा का सरकार, मित्रों का सरकार असम में हुई, जो कभी कोई सोचा भी नहीं था कभी असम में भी पदम खिलेंगे। तो जरूर, और सिक्योरिटी की अरेंजमेंट जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल हो रहा है 31 तारीख से, दलाई लामा आ रहे 1 तारीख को, तो जब 31 को आ रहे भारतवर्ष के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और इसको लेके पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम, और अभी उल्फा का भी उतना शक्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा कि उल्फा का जो बेस था भूटान में, पहला बेस, और उसके बाद बांग्लादेश, तो भूटान का जो ऑपरेशन फ्लैश आउट हुआ था 2003 में, और वो भूटान से फ्लैश आउट कर दिया था उल्फा, एमडीएचबी, केएलओ का सब शिविर। उसके बाद जो बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश में ही वहाँ का बांग्लादेश रैपिड एक्शन बैटेलियन और इंडियन इंटेलिजेंस ने जो उल्फा का उस समय का प्रेसिडेंट अरविंद राजखोआ और जो बड़े बड़े नेता थे सबको पुशबैक किया था। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अभी टॉक्स में है, तो अभी सिर्फ उल्फा के लिए सिर्फ घाटी एक ही रह गया, वो हो गया
जहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहा है, मगर डीप फॉरेस्ट है इसलिए मुश्किल हो रहा है। मगर तो जो कमांडर इन चीफ है, सेनाध्यक्ष परेश बरुआ, जितना खबर है इंटेलिजेंस से, वो चाइना का यांगून प्रोविंस में है। तो इसीलिए ये एक टू गेट ए माइलेज, जो अभी कहते हैं मतलब दलाई लामा एक नोबेल लॉरेट है, एक विश्व प्रसिद्ध, बिल्कुल उसी चीज का उसी के आधार पर वो माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आती हूँ दिग्जोशी जी आपके पास। महमूद साहब, अब सवाल ये है कि जब हम दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं तो दाऊद इब्राहिम के लिए हम सीधे स्ट्रेट मैसेज देते हैं कि भाई दाऊद हमें चाहिए, परेश बरुआ के लिए क्यों नहीं कह पाते हैं? देखिए, हो सकता है कि अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हो, उसमें हमारे जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने ये बात की हो। मैं ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली किया तो होगा। लेकिन लावनी जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि ये उल्फा जो है अपना कदम जमाने की बात कर रही हो या चाइना को खुश करने की बात कर रही हो, लेकिन हमको ये बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि चाइना को ये पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया एक यहाँ पे साउथ एशिया में एक पावरफुल नेशन बन के उभरे। तो वो कोशिश करने की कोशिश करेंगे जहाँ से भी इंडिया को परेशान किया जा सके। तो देखिए, वो चाइना से भी मदद मिल सकती है, वो पाकिस्तान को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो सिंपैथाइज़र हैं बांग्लादेश में उनको जो है किस तरीके से कि ये उल्फा की मदद की जाए और किस तरीके से उस एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। और देखिए आपको, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे सर, तो बांग्लादेश की तरफ से तो परेश बरुआ को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है वहाँ पे। तो उन्होंने बिल्कुल, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो उनकी जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो भी उनको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। क्योंकि हमारे दुश्मनों का तो एक ही मकसद है ना कि किस तरीके से हमारे कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए। और पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर आप देखें उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, तो उनको हमें बहुत ही संजीदगी से इस मैटर को लेने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो जो अब वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हो सकती है, इंटेलिजेंस की क्या आउटपुट है, हमारी आर्मी प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बट मेरा ये मानना है इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। दिग्जोशी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन इसलिए मैं शॉर्ट में जाना चाहूँगी कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव को लेकर क्या खास तैयारियां फिलहाल वहाँ पर चल रही हैं, ये भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर साझा करें हमसे। तो बिल्कुल, नमामि ब्रह्मपुत्र जो गंगा के बाद पहली बार ब्रह्मपुत्र के ऊपर ऐसा कोई फेस्टिवल, नमामि ब्रह्मपुत्र। और नमामि मीन्स प्रणाम ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब बातचीत हो रहा है दलाई लामा और चीन के ऊपर, तो ब्रह्मपुत्र जो शुरू होता है वो तिब्बत से ही आते हैं, अंगपो नाम से आते हैं। उसके बाद छियांग नाम अरुणाचल में, तो जैसे असम में आया उसका नाम ब्रह्मपुत्र, और जैसे बांग्लादेश में गए तो बोल के जाना जाता है। तो इस महोत्सव को लेके काफी असम सरकार की तरफ से काफी व्यवस्था की है। असम सरकार की तरफ से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और जो जगह है वहां पर भी काफी कैंपेन किए गए हैं, काफी लोग यानी एक बड़ा उत्सव बनाने की कोशिश की जा रही है और तमाम कैंपेन भी किए गए। अभी मिश्रा जी, लास्ट कमेंट आपके साथ लेना चाहूंगी। आप हालांकि बार बार जो बात आ रही है मल्टी प्रॉन्ग एक्शन लेने की, मैं सीधे पूछूंगी कि क्या सरकार उस स्थिति में है कि मल्टी प्रॉन्ग एक्शन ले सके? मैं समझता हूं कि है और इस पर प्रयास भी हो रहा है। देखिए, साफ समझना यह पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उन स्टेट्स में आज जो प्रॉब्लम है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से है। यह ऐसे तरीके से शुरू किया गया जिसके वजह से जो कोहेसिवनेस था सोसाइटी का वो खत्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो पोल्यूट हो गया। और उसका ही कारण है कि ये सब देख रहे हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, जो माइग्रेशन हुए, वहाँ पर डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हुए। अगर पहले तो हमको ये भी देखना पड़ेगा और इसी के साथ साथ
जितना भी वहाँ पर इंसर्जेंसी उसको क्रश करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अगर हम इस तरीके के कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से चीन को भी एक सबक होगा और उग्रवाद से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जूझ रहा है उसकी जड़ भी खत्म करने में सरकार भी कामयाब होगी और एक अच्छे और खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी हमारे सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खासतौर से इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपनी अपनी राय देने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। चीन के साथ अपनी दोस्ती घोषित करने के 2 साल बाद यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा आई के प्रतिबंधित उग्रवादी समूह ने दलाई लामा को धमकी दी है। उल्फा ने धमकी में कहा कि असम और अरुणाचल दौरे के दौरान दलाई लामा चीन के खिलाफ कुछ भी ना कहें। आपको बता दें कि आतंकी संगठन उल्फा का आतंकी परेश बरुआ चीन में छिपा हुआ है। परेश बरुआ की कोशिश है कि असम को भारत से अलग कर दिया जाए। पिछले दरवाजे से चीन इस आतंकी संगठन की पूरी मदद करता रहता है और यह आतंकी संगठन भी खुले तौर पर चीन से मदद की मांग करता रहता है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता रहा है। उल्फा नेता परेश बरुआ भी इसमें चीन का ही साथ देता रहा है। इसके अलावा चीन चरमपंथी संगठनों को हथियार भी सप्लाई करता है। इसके लिए 2014 में बांग्लादेश की एक अदालत बरुआ को मौत की सजा भी सुना चुकी है। सुरक्षा बलों का मानना है कि उल्फा अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाले दलाई लामा की यात्रा में जरूर दिक्कत खड़ी करने की कोशिश करेगा। इसलिए असम में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक ओपन लेटर में उल्फा के अध्यक्ष अभिजीत बर्मन ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा को धमकी दी है। अभिजीत बर्मन ने लिखा है कि चीन के ऐतराज के बावजूद त्वांग जाने की योजना काफी मूर्खता भरी है। इसके पहले जब दलाई लामा ने त्वांग यात्रा की घोषणा की थी तब चीन ने भारत चीन संबंधों में गंभीर नुकसान की चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से दलाई लामा असम में होने वाले ब्रह्मपुत्र उत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाएंगे। इस दौरान वो 2 दिन असम में भी रुकेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए सुनील धनखड़ की रिपोर्ट। तो ड्रैगन की चालाकी से, चीन की चालाकी से हम सब वाकिफ हैं। चीन ने एक बार फिर से पीछे से छुरा घोंपने वाला काम किया है। इस बार सीधे धमकी ना देकर उल्फा संगठन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सुदर्शन न्यूज आपके सामने रख रहा है। सीधा सवाल है कि आखिर शांति दूत दलाई लामा के अरुणाचल असम दौरे से चीन डर क्यों रहा है, क्यों अखर रहा है चीन को ये दौरा? सीधी हिम्मत नहीं होने पर उल्फा के जरिए चीन धमकी दे रहा है। इस बात को भी भारत सरकार को समझना होगा। आतंकी मसूद अजहर की तरह उग्रवादी परेश बरुआ को चीन ने शरण दे रखी है, लेकिन इस मसले पर अब तक दुनिया चुप क्यों है? ऊपरी तौर पर चीन का व्यापार और अंदर से आतंक की चीनी घात क्या साथ साथ चलनी चाहिए? आखिर चीन को किस तरह से जवाब दिया जाए? वक्त आ चुका है चीन की चालाकी को समझकर उसे सही तरीके से जवाब देने का। कैसे जवाब देंगे, कैसी नई पॉलिसी बनेगी, इन तमाम पहलुओं को अच्छे तरह से समझाने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। सर, फर्स्ट कॉमेंट आप दोनों का लेना चाहूंगी। शुरुआत में महमूद आलम साहब से करती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह कि डर क्यों रहा है चीन? एक दौरा है अरुणाचल और असम का, ऐसे में चीन को ये क्यों कुलबुलाहट है, ये जिस तरह से वो अपनी जो रिएक्शन दे रहा है? नहीं, देखिए लावनी, मैं ये नहीं मानता कि वो डर रहा है। ये उनके एक प्रोपेगेंडा जो है उनका शुरू से, वो हमेशा बोलते आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वो उस पर जो है हमेशा अपनी कि ये हमारी टेरिटरी का है, चाइना की ये टेरिटरी है। और आपने देखा भी होगा हमेशा से, अभी की बात नहीं है, जब मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में भी ये हुआ था। उसके अलावा जो कुछ ऑफिशियल्स थे वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, उनको भी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया था अपने यहाँ। तो ये उनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि अगर वो वहाँ पे कोई भी जाएगा, अब जैसे और दलाई लामा तो जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है उन्होंने उनको हमेशा से अपोज किया है। तो अब वो ये
वर्ल्ड को ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी और इस पे हमारा हिस्सा है। तो ये इनकी सोची समझी एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं आप इसे। इसमें क्या दूसरा अगर पहलू देखा जाए महमूद साहब की, अब अगर दलाई लामा वहाँ जाते हैं, अगर क्या वो तो जा ही रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की जो आवाज़ है, भारत की समकक्ष जो बातें हैं वो वहाँ रखेंगे। चीन विरोधी बातें भी हो सकती हैं। और चीन के अंदर की अगर हम बात करें, चीन के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल है, वो भले ही दलाई लामा को माने ना माने, लेकिन चीन के अंदर की जो आवाम है वो दलाई लामा को मानती है, सुनती है, समझती है। ये बात चीन को कहीं ना कहीं से तो नहीं अखर रही? नहीं, देखिए वो तो जहाँ तक आज तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एरा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे वो यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर दलाई लामा वहाँ पे जा रहे हैं और वो क्या बात करेंगे, क्या नहीं बात करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब तो वो बनता है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उनका हमेशा से कंसिस्टेंस ये उनका प्रोपेगेंडा रहा है कि ये जो है, और पर्टिकुलरली अब तवांग की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा एरिया है, इसमें इनको नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने तो ये देखिए, आप उनका रिएक्शन देखिए, उन्होंने तो डायरेक्ट तरीके से इंडिया को एक धमकी दी है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको दलाई लामा को वहाँ जाने देती है तो इसका सीवियर असर पड़ेगा हमारे रिलेशनशिप के ऊपर। वो तो इतनी बड़ी बात भी कह रहे हैं। अब हमको देखना है कि इनका ये जो रवैया है, इसको हमको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, भारत किस तरीके से टैकल करे, हम इस सवाल का जवाब बीडी मिश्रा जी से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं दलाई लामा इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Fortunately, those Chinese hardliner, they consider me as a troublemaker. But general Chinese public, very positive. And now these days, I think few years, every week, some Chinese from mainland China came to see me. Every week, around 15, 20. Whenever we met, Chinese Buddhist teacher. तो दलाई लामा भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही चीन की सरकार को यह अखर रहा हो, लेकिन चीनी आवाम लगातार उनके संपर्क में रहती है, उनसे मिलने के लिए आती है, उनका साथ देती है। बीडी मिश्रा साहब, चीन जिस तरीके से अपनी बातें रखता आया है, जैसे महमूद साहब कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन उग्रवादी संगठनों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, आखिर ये क्या मैसेज है? कि आप डायरेक्ट मैसेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन उल्फा के जरिए ये मैसेज कहलवा रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, अगर भारत के भीतर कोई भ्रम है किसी को कि चीन भारत के किसी भी इनिशिएटिव की वजह से चीन और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे, तो यह मिथ है। चीन कभी भी भारत के पक्ष में और ऐसा और भी कोई काम नहीं करेगा जिससे भारत को कोई मदद हो। इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक, इंटरनल, पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं करेगा। तो ये चीन की जो पॉलिसी है वो डेफिनेट है कि चीन भारत का हमेशा खिलाफत करेगा हर फील्ड में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर माओ त्से तुंग और ख़ास तौर से माओ त्से तुंग का कल्चरल रिवोल्यूशन, वहाँ पर जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, पुराना मजहब, पुरानी लाइब्रेरी, पुरानी बिल्डिंग, सब उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पर तोड़ दिया। उनका मायने कल्चरल रिवोल्यूशन का यह था कि जो भी चाइना की कल्चर है ये माओ त्से तुंग से शुरू होती है, उसके पहले कोई कल्चर नहीं थी, अगर थी भी तो उसके हिमायती नहीं है। दो बातें। तीसरी बात, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म इस तरीके से फेल हुआ है कि यूएसएसआर जब टूट गया तो वहाँ पर जार की जो अर्थी थी वो निकाली गई, उसको क्रिश्चियन बरियल दिया गया। तो चीन को भी लग रहा है कहीं न कहीं अगर दलाई लामा को पूरा वर्ल्ड सपोर्ट करेगा, वो लाइमलाइट में रहेंगे, वो हर जगह जाते रहेंगे, तो चीन में जो बुद्धिज़्म है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो तो ये इस बात पर काम करती है कि अगर कोई रिलीजन है तो माओइज्म है, कम्युनिज्म है, तो कोई और चीज और तो रिलीजन है नहीं। तो एक उनको एक शक है। और तीसरी बात यह है कि जो परेश बरुआ या जो उल्फा का है, उल्फा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों ने अभी तक उसको तोड़ा नहीं है। उल्फा का ऑर्गेनाइजेशन और भी तोड़ना पड़ेगा और उल्फा
अपने इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब इन्होंने शुरू किया तो लूट, खसोट, एक्सटॉर्शन, कलेक्शन ऑफ मनी, एक्सिक्यूशन, सब तरीके से उन्होंने शुरू किया। अब वो क्लास बाय देमसेल्फ हो गए हैं। उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, लेकिन उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जैसे नेक्सलाइट्स के। तो इन सब चीजों को पूरा साथ में लेते हुए ये जो चीन कर रहा है, वो पहली बात तो ये कर रहा है कि दलाई लामा को, और एक बात मैं और बता दूं, चीन ने ऐलान कर दिया है कि अगला दलाई लामा वो चुनेंगे। हाँ ठीक है, वो चुनेंगे। चीन ये ऐलान कर चुका है, लेकिन चीन चाहता ही नहीं है कि दलाई लामा लाइमलाइट में रहे, कभी भी चीन के बॉर्डर के कहीं नजदीक आए। लेकिन सवाल ये है बिनी मिश्रा जी कि हम अगर सीधे तौर पर ये देख रहे हैं, ये छुपा हुआ नहीं है कि परेश बरुआ आज से नहीं, परेश बरुआ कब से चीन में छुपा हुआ है। चीन में सीधे तौर पर चीन ने उसे शरण दे रखी है। सवाल ये है कि चीन अगर लगातार हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो आतंकवादी संगठन है, जैसे मसूद अजहर की बात कर लें, उसने सपोर्ट कराई ही था UN में अगर बात की जाए, ठीक इसी तरह परेश बरुआ को उसने शरण दे ही रखी है। तो जब हम देख रहे हैं कि चीन लगातार ऐसे भारत विरोधी कामों में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्यों नहीं एक डायरेक्ट एक्शन ले पा रहे हैं? सवाल ये है, आज चीन उल्फा के जरिए एक मैसेज दे रहा है, धमकी दे रहा है, वो तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है। हमें किस बात का डर है? हम तो हमारे सामने तो प्रूफ है। डायरेक्ट एक्शन के माने क्या होते हैं, पहले डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट एक्शन माने मिसाइल यूज है? क्या डायरेक्ट एक्शन माने अटैक है? क्या डायरेक्ट एक्शन माने है अक्रॉस द बॉर्डर गो एंड चार्ज एट देम? डायरेक्ट एक्शन ये है कि आप अपनी मिलिट्री को जो हो रहा है इतना सक्षम बनाइए कि जो एटॉमिक वेपन के लैस दो देश हैं। चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया था 20 अक्टूबर 1962 में, बिना किसी वार्निंग के 20 नवंबर 1962 में यूनिलैटरल सीजफायर किया, कोई कारण नहीं था। तो उसी तरीके से पाकिस्तान है। तो अगर चीन उस हद तक जा सकता है तो उसका आंसर यह है कि पहली बात तो उसकी तिजारत को आप खत्म करें। आपके यहाँ हर भारतीय चीन की हर चीज को खरीदता है, उसकी तिजारत आपके यहाँ हो रही है। उसकी जो पॉलिसी डंपिंग की है वो पॉलिसी को आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो हम हर भारतीय शहरी का कर्तव्य बनता है कि चीन के सामान को बॉयकॉट करें, कि चीन की तिजारत को खत्म करें। और सरकार का यह फर्ज बनता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि चीन आपकी खिलाफत ना कर सके। और उसी के साथ साथ आप बाल्टिस्तान और जितना भी एरिया उन्होंने ऑक्युपाई किया है उसका आप विरोध करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना, एक सवाल भी जोड़ देती हूँ मैं साथ में कि जिस तरीके से जब चीन के चीनी सामानों को बॉयकॉट करने की बात आती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चीन ऊपर से व्यापार कर रहा है, अच्छा बना हुआ है, भीतरघात क्या कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन भारत की मजबूरी क्या है ये भी हमें समझना होगा। क्या भारत आज उस पोजीशन में आ चुका है कि चीन के सामान को बॉयकॉट करके सीधे तौर पर चीन को एक स्ट्रेट मैसेज दे सके? क्या भारत इस पोजीशन में आ चुका है? देखिए, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। हम एक ग्लोबलाइज एरा में रह रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हम स्टेप ज़रूर उठा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा, देखिए चाइना को अच्छे तरीके से मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड में उसका विकल्प कह सकते हैं आप, वो बन के उभर रहा है, पर्टिकुलरली USA के लिए एंड यूरोप के लिए। ठीक है, तो देखिए एक तरफ तो उसने हमको परेशान किया हुआ है, अगर आप कश्मीर को लें पाकिस्तान की तरफ से। अब वो एक फ्रंट और खुलेगा, वो खुलेगा नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और हमारा एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो चाइना से मिला हुआ है, क्योंकि वो चाइना को ये लग रहा है कि देखिए इंडिया का जो ब्रेन है उसका कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड में। आज जो USA में बात हो रही है कि साहब सन ऑफ सॉइल की बात हो रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इंडिया के साइंटिस्ट वहाँ से आ जाएं तो वहाँ की मैक्सिमम लेबोरेटरीज जो है जो वो बंद हो जाएंगी, वो वहाँ की जो इनोवेशन हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चाइना को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि आने वाले दिनों में इंडिया को रोकना बड़ा मुश्किल है। ग्लोबली इकोनॉमिकली भी उभरेगा, और जिस तरीके से हम जो है स्पेस साइंस में जो है, जिस तरीके से हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम जो आगे बढ़ रहे हैं,
उसकी वजह से भी वो घबराया हुआ है। तो वो इस तरीके से आपको घेरने की कोशिश करेगा और आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। इसको हमें समझना होगा। अब इसको हमें कैसे टैकल करना है ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट को सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप चाइनीज गुड्स को जो है करके जो है इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक पहलू ये भी है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन भी अपनी आंतरिक जो स्थिति है वो भी उतनी सही नहीं है। पहले उसे उस चुनौती का सामना करना होगा। बिल्कुल, घर लेकिन कैसे, अब ये एक सवाल है। जब हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस मसले पर भी महत्वपूर्ण राय जानने की कोशिश करेंगे।